हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड में आज हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग, यानी कि शून्य आधारित बजट के सिद्धांत। शून्य आधारित बजट के निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। नंबर फर्स्ट, शुड बी स्पेंड, यानी क्या हमें खर्च करना चाहिए। सुनिए इसके बारे में। शून्य आधारित बजट प्रणाली का प्रथम सिद्धांत यह है कि किसी विभाग अथवा कार्यालय को किसी मद पर कुछ भी व्यय प्रस्तावित करने से पूर्व शून्य आधार से चाहे गए व्यय स्तर के औचित्य को अधोपांत सिद्ध करना होता है और समेकित रूप से तर्क और संगणनाएं प्रस्तुत करनी पड़ती हैं। चाहे गए व्यय स्तर के समर्थन में जो लिखित विश्लेषण परक प्रलेख प्रस्तुत किया जाता है उसे निर्णय पैकेज कहा जाता है। नंबर सेकंड, हाउ मच शुड बी स्पेंड, यानी हमें कितना खर्च करना चाहिए। यह निश्चित हो जाने के बाद ही कि हमें खर्च करना चाहिए या नहीं। दूसरा प्रश्न यह उठता है कि हमें कितना खर्च करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर लागत लाभ विश्लेषण कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर प्रत्येक विभाग को देना पड़ता है। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य विभाग मलेरिया, पेचिश या पोलियो आदि के नियंत्रण के लिए बजट तैयार करता है। शून्य आधारित बजट प्रणाली में यह प्रश्न पूछा जाएगा कि यदि मलेरिया, पोलियो आदि समस्त कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार द्वारा धन उपलब्ध नहीं कराया जाए तो क्या होगा। शून्य आधारित बजट प्रणाली इसका ठोस जवाब परिमाणात्मक रूप से में प्राप्त करने पर जोर देगी। जैसे मलेरिया की बीमारी से अभिभावक के चिकित्सक खर्चों में वृद्धि होगी। अतः मलेरिया वृद्धि होगी। लोगों का स्वास्थ्य स्तर व कार्यक्षमता गिरेगी व मृत्यु दर बढ़ेगी। इस प्रकार सामाजिक लागत यानी कि सोशल कॉस्ट में वृद्धि होगी। अतः मलेरिया समाप्ति पर की गई सामाजिक लागत की तुलना सामाजिक लाभ के साथ की जाती है। अतः प्रत्येक विभाग की प्रत्येक मद पर की जाने वाली धनराशि का लागत लाभ विश्लेषण कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर जवाबदेही होती है। इसका उद्देश्य किसी मद पर आवश्यकता से अधिक खर्चे को समाप्त करना है। नंबर थर्ड है वेयर शुड बी स्पेंड, यानी कि हमें कहाँ व्यय करना चाहिए या हमें कहाँ खर्च करना चाहिए। अंतिम प्रश्न यह उठता है कि विभिन्न व्यय की मदों में से किस पर खर्च किया जाना चाहिए। अर्थात शून्य आधारित बजट प्रणाली में प्रतियोगी सेवाओं के बीच प्राथमिकताएं तय करनी पड़ती हैं। इसका क्रम निर्धारण रैंकिंग महत्व की दृष्टि से पैकेज के अंगों के रूप में किया जाता है। किसी पैकेज के विभिन्न अंगों को उनकी प्राथमिकता के क्रमानुसार साधन जुटाए जाते हैं जब तक कि कुल राशि समाप्त नहीं हो जाती। यह भी संभव है कि प्राथमिकता सूची के तल में कुछ नीची प्राथमिकताएं वाली मदों को फंड की कमी के कारण कुछ भी उपलब्ध न कराया जा सके। आगे देखिए, प्रिपरेशन एंड पासिंग ऑफ बजट इन इंडिया, यानी कि भारतवर्ष में बजट की तैयारी एवं पारितीकरण। सुनिए इसमें बजट बनाने की विधि प्रत्येक देश के विधान में दी होती है।
और यह विधि लगभग सभी देशों में समान होती है। बजट निर्माण संबंधी अध्ययन निम्नलिखित 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ द बजट, यानी कि बजट तैयार करना। सुनिए इसमें अब हम उपयुक्त भागों का अध्ययन भारतवर्ष में प्रचलित विधि को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से करेंगे। बजट की प्रक्रिया का अध्ययन करने से पूर्व यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि हमारे देश का संविधान संघीय है, अर्थात भारतवर्ष एक संघात्मक शासन प्रबंध का देश है। अतः केंद्रीय सरकार का बजट अलग तैयार किया जाता है और राज्य सरकारों का अलग। केंद्रीय सरकार द्वारा भी 2 बजट तैयार किए जाते हैं, सामान्य बजट और रेल बजट। भारतीय बजट प्रक्रिया शीर्षक में हम केंद्रीय सरकार के सामान्य बजट की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। यही है इसमें प्रिपरेशन ऑफ द बजट में बजट की तैयारी की प्रक्रिया विस्तृत रूप से निम्न प्रकार है। इसमें है वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमानित पत्र भेजना। प्रत्येक वर्ष जुलाई अगस्त में वित्त मंत्रालय सभी मंत्रालयों और उनके अधीन विभागों के अध्यक्ष के पास अनुमान पत्र भेजता है और प्रत्येक मंत्रालय तथा विभाग के अध्यक्षों को सूचित किया जाता है कि वे अपने मंत्रालय विभाग से संबंधित आगामी वर्ष के अनुमान तैयार करके इस फर्म पर भरकर वित्त मंत्रालय को भेज दे। आगे विभाग अध्यक्ष द्वारा अनुमान तैयार करना। विभाग अध्यक्ष द्वारा अनुमान 2 भागों में तैयार किया जाता है। पहला है वे अनुमान जिनका संबंध वर्तमान आय और व्यय से होता है। दूसरा है वे अनुमान जिनका संबंध व्यय की नई योजनाओं तथा आय के नए साधनों के प्रस्ताव से होता है। दोनों प्रकार के प्रपत्रों में निम्नांकित शीर्षों के अंतर्गत आंकड़े दिए जाते हैं। नंबर फर्स्ट है गत वर्ष के आर्थिक आय और व्यय। नंबर सेकंड है चालू वर्ष के आय और व्यय संबंधी स्वीकृत अनुमान। थर्ड है चालू वर्ष के शोधित आय और व्यय के अनुमान। फोर्थ है भावी वर्ष के बजट का अनुमान। और फिफ्थ है चालू वर्ष और पिछले वर्ष के वास्तविक आय व्यय संबंधी अनुमान। इसका थर्ड है प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अनुमानों पर विचार तथा सामूहिक अनुमान तैयार करना। प्रत्येक प्रशासकीय मंत्रालय में अपने अधीन विभागों से जो अनुमान आते हैं उन पर विचार किया जाता है और दिसंबर के अंत में उन अनुमानों के आधार पर सामूहिक अनुमान तैयार करके वित्त मंत्रालय के पास भेज दिए जाते हैं। अगला है फोर्थ महालेखापाल द्वारा विचार। विभिन्न विभागों द्वारा अनुमान की जो एक प्रति नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के कार्यालय में भेजी जाती है उन पर महालेखापाल द्वारा विचार किया जाता है। वस्तुतः इनके अधीन अनेक महालेखापाल होते हैं जो अपने अपने क्षेत्रों और विषयों से संबंधित अनुमानों की जांच करते हैं। महालेखापाल द्वारा जांच लेखा नियमों की दृष्टि से की जाती है। यह अपना विचार दिसंबर तक पूरा करके वित्त मंत्रालय के पास भेज देते हैं। अगला है वित्त मंत्रालय द्वारा विचार। जब प्रशासकीय मंत्रालयों द्वारा भेजे गए अनुमान उनके विचार सहित वित्त मंत्रालय के पास पहुंच जाते हैं तो सभी अनुमानों पर वित्त मंत्रालय द्वारा विचार किया जाता है। यदि इन अनुमानों में कोई मद होती है तो वित्त मंत्रालय उसके संबंध में गहन छानबीन करता है। यदि व्यय की कोई बड़ी मद होती है तो उसके संबंध में निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। महालेखापाल द्वारा अनुमानों का वर्गीकरण। वित्त मंत्रालय कुल अनुमानों को तैयार करके पुनः महालेखापाल के पास भेजता है ताकि उन अनुमानों का लेखा वर्गीकरण हो सके। यह वर्गीकरण करके अनुमानों को वित्त मंत्रालय को लौटा दिया जाता है। यह कार्य जनवरी तक लगभग पूरा हो जाता है।
अगला है अंतकालीन योजनाओं पर विचार। यदि कोई विभाग या मंत्रालय अपने पूर्व अनुमानों के अतिरिक्त कोई अन्य व्यय करना चाहता है तो इसका अनुमान भी वित्त मंत्रालय को भेजता है। अब नंबर 2 आता है प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, यानी कि बजट प्रस्तुत करना। वित्त विभाग द्वारा बजट बनाने के बाद उसे मंत्री द्वारा परिषद कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाता है। जिन प्रांतों में 2 सदन होते हैं वहाँ भी बजट सर्वप्रथम लोअर हाउस में प्रस्तुत किया जाता है। नंबर 3 है जनरल डिस्कशन, सामान्य वाद विवाद। वित्त मंत्री के बजट के भाषण के बाद सदन का कार्य स्थगित कर दिया जाता है और किसी अन्य दिवस पर एकत्रित होकर बजट पर वाद विवाद किया जाता है। यह दिवस सभा के अध्यक्ष, स्पीकर, सभा के नेता, लीडर ऑफ द हाउस से मिलकर निश्चित करते हैं, जिसमें बहस प्रारंभ की जाती है। बजट पर वाद विवाद साधारणतया 3 दिन तक चलता है। इस वाद विवाद के मध्य सदस्यों को सरकार के आर्थिक नीति अनुमानों तथा बजट भाषण की आलोचना करने का अधिकार होता है, परंतु प्रस्ताव रखने का यह वोट के लिए प्रस्ताव का अधिकार नहीं होता। नंबर 4 है वोटिंग, यानी कि मतदान। सामान्य वाद विवाद के पश्चात मतदान योग्य मदों पर मतदान का प्रश्न आता है। मतदान की दृष्टि से बजट में व्यय पृथक पृथक प्रदर्शित किए जाते हैं। मतदान आयोग मदें और मतदान योग्य मदें। अब आता है नंबर 5 एक्सिक्यूशन ऑफ द बजट। लास्ट पॉइंट है समायोजन एवं वित्त विधेयक। बजट की सभी मांग पर बहस जाने के बाद विनियोग अथवा समायोजक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।